हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शिवालय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर हर्ष फौजदार आज आपका नया टॉपिक लेके आया हूं, जो क्या है अपना प्रजनन चक्र के प्रकार, या फिर मैं बोलूं हमारे जो पशु हैं, है ना, पशुओं में एक तरह से ऐसे बोल दो कि जो स्तनधारी हैं, सारे स्तनधारियों की एक बार मैं बात कर रहा हूं, जितने भी मैमल्स हैं, मैमेलिया वाले हैं, उनके अंदर प्रजनन चक्र जो चलता है वो कितने प्रकार का होता है। प्रजनन चक्र कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको जैसे बताया था। प्रजनन चक्र कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो कौन सा, प्राइमेट्स में, और दूसरा नॉन प्राइमेट्स में। जैसे प्राइमेट्स है ना, प्राइमेट्स की बात करें तो उनके अंदर कौन सा चलता है, जैसे प्राइमेट्स में कौन कौन आता है, मनुष्य हो गया, लंगूर हो गया, एप्स, वनमानुस हो गए, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, चिंपांजी, ये सब प्राइमेट्स हैं। और प्राइमेट्स में जो प्रजनन चक्र चलता है वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सी साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन में, मनुष्य में भी कौन सी चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, रज चक्र बोलते हैं, या उसी को अपन मासिक धर्म बोलते हैं, या उसी को अपन मासिक चक्र बोलते हैं। तो वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें 5 दिन की ब्लीडिंग होती है, और बाकी सारी अपन पढ़ते थे बायोलॉजी में, है ना, उससे अपने को मतलब नहीं है, बस नाम याद रखना है। दूसरी जो अपने नॉन प्राइमेट्स हैं, अपने जो सारे पेशेंट है भैया, वो किस में आते हैं, नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। किस में आते हैं, नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। और नॉन प्राइमेट्स में जितने भी एनिमल हैं, उन सबके अंदर चलने वाली साइकिल का नाम क्या है, ईस्ट्रस साइकिल या फिर मध चक्र। कौन सी साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल, या फिर कौन सा चक्र हो जाएगा, मध चक्र। तो इस प्रकार हमारे सामने कितनी प्रकार की साइकिल है भैया, 2 प्रकार की साइकिल है। कितनी प्रकार की साइकिल है, 2 प्रकार की साइकिल है। तो लिख दूं क्या, क्या लिख दूंगा कि प्रजनन चक्र या जनन चक्र, है ना, प्रजनन चक्र 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सी साइकिल हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर इसको बोलेंगे अपन मासिक धर्म। इंसान में मासिक धर्म बोलते हैं इसको, या इसको अपन रज चक्र बोल देते हैं। ठीक है, ये है ना, किस में चलता है, मैं इसके बारे में लिख दूं कि ये किस किस के अंदर होता है। देखो, एक तो मैं लिख दूंगा सभी सभी प्राइमेट, सभी प्राइमेट्स स्तनधारी जंतुओं में। कौन कौन से जंतुओं में, सारे के सारे जो स्तनधारी प्राइमेट है ना, प्राइमेट मैमल्स हैं, उनके अंदर क्या चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। एग्जांपल लिख दूं इसके में, एग्जांपल लिखना चाहूं तो कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, अपन लिख सकते हैं इसमें। एग्जांपल के अंदर देखो, एग्जांपल आ जाएगा इसके अंदर अपना मनुष्य। कौन सा हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य के अलावा अपन लिख सकते हैं इसके अंदर चिंपांजी। चिंपांजी के अलावा और क्या लिख सकते हो भैया, वनमानुस लिख सकते हो, मतलब मनुष्य से जो रिलेटेड स्पीसीज है ना, उन सब के अंदर। और लिख सकते हो आप लंगूर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है जिनके अंदर क्या चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, या फिर मासिक चक्र चलता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो दूसरा अपना चक्र आएगा वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगा अपना सॉरी, मध चक्र। दूसरी कौन सी हो जाएगी, मध चक्र। दूसरी हो गई मध चक्र, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, ईस्ट्रस साइकिल। और यही अपने काम की है। कौन सी हो जाएगी, ईस्ट्रस साइकिल हो जाएगी। क्लियर है, यही अपने क्या है, काम की है। समझ में आया, यही अपने को डिटेल में पढ़नी है। इसमें मैं पहली लाइन लिखूंगा कि यह सभी नॉन प्राइमेट, यह सभी नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाई जाती है। सारे के सारे जो कौन से अपने नॉन प्राइमेट स्तनधारी हैं, उन सब के अंदर यही मिलेगी। मतलब अपने जितने भी पेशेंट है ना, उन सब में यही मिलेगी। जैसे एग्जांपल मैं लिख दूं, है ना, एग्जांपल अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। एग्जांपल में यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कौन कौन से। एक तो हो जाएगा अपना, सारे लिख दो, गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई,
है ना, बिच लिख सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या लिख सकते हैं, ऊंटनी हो गई, तुअरी हो गई। क्लियर है। इन सब के अंदर जो अपनी साइकिल मिलती है वो कौन सी मिलती है, ईस्टर्स साइकिल मिलती है। क्लियर है मेरी बात, तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं मध्य चक्र को डिफाइन करूं, इसकी परिभाषा लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, अगर मैं मध्य चक्र की क्या लिखना चाहूं, आपके सामने परिभाषा लिखना चाहूं, तो परिभाषा क्या होगी बताओ। ठीक है ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, परिभाषा की बात कर रहा हूं। चलो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में क्या आ जाएगा कि दो ईस्टर्स, दो ईस्टर्स के, ईस्टर्स को मैं ताव लिख दूं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ताव मतलब हीट में आती है ना, कि अरे क्या हो जाएगा, जैसे एक बार कोई बफेलो, कोई गाय है, वो किस में आई, हीट में आई, एक बार हीट में आई, फिर वापस वो दोबारा हीट में आती है। 21 दिन की साइकिल चलती है ईस्टर्स साइकिल में। भैंस और गाय के अंदर बात करूं तो कितने दिन की होती है, 21 दिन की होती है। तो एक बार साइकिल आई, दोबारा फिर 21 दिन बाद रिपीट होगी साइकिल। ठीक है ना, दोनों के बीच में जो क्या होगा, दोनों के बीच में जितना गैप आया, या फिर बोलूं दो ईस्टर्स जो आई, दो हीट जो आई, है ना। ईस्टर्स साइकिल में एक फेज आता है, 4 फेज होते हैं ईस्टर्स साइकिल के, उसमें एक फेज आता है ईस्टर्स, वो 1 से 2 दिन का होता है, जिसमें लक्षण दिखते हैं हमें हीट वाले, है ना। पशु ताव में आता है, हमें हीट वाले लक्षण दिखाई देते हैं। तो दो हीट के बीच में जो क्या आ रहा है, जैसे एक हीट है दूसरी हीट है, उसके बीच में जो भी चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं, उन दोनों हीट के बीच में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उन घटनाओं को मिला के अपन क्या बोल देंगे, ईस्टर्स साइकिल बोल देंगे। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, दो ईस्टर्स के मध्य होने वाली घटनाएं, होने वाली घटनाएं मध्य चक्र कहलाती हैं। ठीक है ना, क्या कहलाती है, मध्य चक्र कहलाती है। एक मध्य चक्र, एक मध्य से दूसरे मध्य के बीच में भी लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। इसको मैं अगर ताव की जगह क्या लिखना चाहूं, ताव वैसे अपन किसको बोलते हैं, हीट को बोलते हैं ना। ताव जो वर्ड है वो किसके लिए आता है, हीट के लिए। ईस्टर्स के लिए जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, मद आएगा। कौन सा आएगा, मद। ठीक है ना। तो दो मद के बीच में, मद का मतलब क्या है, जब हीट दिखाती है भैंसा गाय, हमें क्या दिखाएगी, हीट दिखाएगी, है ना। जैसे वल्वा पे उसके वल्वर लिप जानते हो ना, है ना, वल्वा के ऊपर क्या आ गए, उस पर सूजन आ गई, है ना, उसमें से श्लेष्मा का डिस्चार्ज आ रहा है ना, योनि से, समझ में आ रहा है। और उसकी वो क्या करना, आवाज निकालना गाय के द्वारा, बार बार बेलोइंग करना, है ना। तो ये सारे के सारे लक्षण किसके अंदर आते हैं, ईस्ट्रस या फिर ताव के लक्षण है ना। तो दो ताव के मध्य, दो मध के मध्य, दो ईस्ट्रस के मध्य के बीच का जो भी चीजें, जो भी घटनाएं घटित होंगी, उसको अपन किसमें ले लेंगे, मध चक्र के अंदर ले लेते हैं। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो इसको अपन कह देंगे, ये हो गया भैया मध चक्र हो गया। चलिए मध चक्र की बात हो गई। मध चक्र के बाद अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, अगला टॉपिक इसी में लिख सकते हैं अपन की मध चक्र के जो प्रकार है ना, एनिमल्स को डिवाइड करेंगे अपन मध चक्र के आधार पर, कि भाई किस एनिमल में, कौन से जानवर में मध चक्र किस प्रकार से आ रहा है, कौन से जानवर में मध चक्र किस प्रकार से आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कि एक तो ऐसे जानवर होंगे जिनमें पूरी साल मध में आता है, 21 दिन बाद, हर 21 दिन बाद रिपीट हो रहा है। जैसे अपनी गाय है, 21 दिन बाद रिपीट हो रहा है, 21 दिन बाद रिपीट हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, पॉलीस्ट्रस एनिमल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पॉलीस्ट्रस एनिमल बोल देंगे। एक ऐसे जानवर होते हैं कि एक विशेष मौसम के अंदर, विशेष मौसम मतलब जैसे सर्दियों के अंदर ही एक जानवर है और उसी में हीट में आ रहा है, वो गर्मियों में हीट में नहीं आता, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, भैया ये तो सर्दियों में हीट में आता है, और सर्दियों में दिन क्या होते हैं, छोटे। तो एक बार सर्दी ले लिया अपन ने, सीजन ले लिया, कोई मौसम ले लिया, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, सीजनली पॉलीस्ट्रस। सीजनली मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में कई बार स्ट्रस में आ रहा है, बार बार स्ट्रस में आ रहा है, तो उसको सीजनली पॉलीस्ट्रस बोल दिया। सिंपल पॉलीस्ट्रस किसको बोल दिया अपन ने, कि पूरे साल भर वो लगातार कोई मौसम का प्रभाव नहीं है, हर पूरी साल ही हर 21 दिन में क्या हो रही है, उसमें रिपीट हो रही है हीट, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सीजनली सिंपल पॉलीस्ट्रस बोल देंगे, केवल पॉलीस्ट्रस बोल देंगे, है ना। बाकी सीजन में आ रही तो सीजनली पॉलीस्ट्रस। क्लियर है, ठीक है ना। जो साल में एक बार ही हीट में आता है, ऐसा जानवर जो साल में एक बार ही हीट में आ रहा है, उसको अपन क्या बोल देंगे, मोनोस्ट्रस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मोनोस्ट्रस बोल देंगे। साल में 2 बार हीट में आ रहा है तो क्या बोल देंगे, डाइस्ट्रस बोल देंगे। तो ऐसे करके अपन ने क्या किया है, जानवरों को क्लासिफाई किया है, ठीक है ना। तो मैं अगले पेज पे हेडिंग डाल देता हूं। क्या हेडिंग डालूंगा, हेडिंग डाल सकते हैं अपन यहाँ पे,
देखो हेडिंग डालेंगे अपन कि ईस्ट्रस के आधार पर, ईस्ट्रस के आधार पर जंतुओं के प्रकार, ईस्ट्रस के आधार पर जंतुओं के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के जंतु होंगे किसके बेस पे, ईस्ट्रस के आधार पर। ठीक है ना। तो पहला मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो क्लासिफाई कर रहे हैं, पहला मैं लिखूंगा यहाँ पे मोनोईस्ट्रस। क्या लिखूंगा, मोनोईस्ट्रस जंतु। मोनोईस्ट्रस जंतु के बारे में क्या तारीफ करना चाहूंगा कि साल में केवल एक बार ताव, ताव का मतलब क्या है, हीट, केवल एक बार हीट में आते हैं, मतलब एक बार ही हीट में आएंगे। अगर तब मेटिंग हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली साल का वेट करो, अगली साल का इंतजार करो। इसमें देखो एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे, इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो पहला उदाहरण आ जाएगा भालू। क्या आ जाएगा, भालू। और दूसरा लिख सकते हैं इसमें लोमड़ी। क्या लिख सकते हैं दूसरा, लोमड़ी। दूसरा इसमें प्रकार आ जाएगा, देखो इसमें अपन 4 क्लास बनाएंगे, कितने कितने प्रकार, जंतुओं के 4 प्रकार बनाएंगे। ठीक है ना, कितने प्रकार बनाएंगे, 4 प्रकार बनाएंगे। पहला मोनोईस्ट्रस हो गया, दूसरा लिख सकते हैं अपन पॉलीईस्ट्रस। क्या लिख सकते हैं अपन, पॉलीस्ट्रस लिख सकते हैं। तो पॉलीस्ट्रस की बात करें, देखो इसमें क्या है, इसमें पूरी साल आएगा, पूरी साल आएगा और एक फिक्स क्रम के बाद, फिक्स दिनों के बाद वो रिपीट होगा। जैसे गाय की बात करूं तो हर 21 दिन में क्या होगी, वो अपनी हीट को रिपीट करेगी और पूरी साल रिपीट करेगी, उस पर मौसम वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें लिख सकते हैं अपन पूरी, इसमें जानवर पूरी साल ताव या फिर किसमें, हीट में आता है। किसमें आएगा, हीट में आएगा। क्लियर है, हीट में आता है, ये अपन लिख सकते हैं इसमें। क्लियर है ना। तो ये पॉलीस्ट्रस के अंदर आ जाएगा कि पूरी साल आएगा और मौसम से कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। इसमें लिख सकते हैं निश्चित समय अंतराल के बाद। क्या लिख सकते हो आप, निश्चित समय अंतराल के पश्चात, है ना, निश्चित समय अंतराल के पश्चात ये हीट में आता है। तो इसमें उदाहरण में लिखूंगा, देखो उदाहरण क्या क्या आ जाएंगे इसके अंदर, गाय हो गई, गाय मतलब कैटल, और सुअरी हो गई। सुअरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म क्या आती है इंग्लिश, क्या ये टर्म तो साओ ही आती है इसके लिए। ठीक है ना। और गाय के लिए आप जानते हो काओ। तो काओ और साओ इनके अंदर क्या है, पूरी साल आएंगे और निश्चित समय अंतराल पर हीट में आएंगे। तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, इनको अपन बोल सकते हैं कि भैया तुम क्या हो, क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं कि भाई तुम पॉलीस्ट्रस, तुम मोनोस्ट्रस हो गए और तुम पॉलीस्ट्रस हो गए। ये एग्जाम्पल भी अपन ने लिख दिए। तीसरा प्रकार इसमें अपन लिख सकते हैं सीजनली। सीजनली पॉलीस्ट्रस। क्या बोल सकते हैं, सीजनली पॉलीस्ट्रस। सीजनली पॉलीस्ट्रस का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे मैं बात करूं जो आपकी भैंस है या फिर आपका घोड़ा है, घोड़ी, घोड़ा नहीं घोड़ी, है ना। तो घोड़ी जो है उसकी बात करूं, घोड़ी क्या होती है, लॉन्ग डे ब्रीडर बोलते हैं घोड़ी को। क्या बोलते हैं अपन, लॉन्ग डे ब्रीडर बोलते हैं। लॉन्ग डे ब्रीडर का मतलब क्या है कि जो वो हीट में कब आएगी,
जब बड़े दिन होते हैं, दिन क्या होने लग जाते हैं, बड़े दिन होने लग जाते हैं, उस टाइम पे क्या आती है, वो हीट में आती है, और उसी टाइम हीट में आएगी, उसका ब्रीडिंग सीजन क्या होगा, उसी टाइम चलेगा। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, उसको अपन बोल सकते हैं लॉन्ग डे ब्रीडर है। और भेड़ है आपकी, भेड़ हो गई है ना, बकरी हो गई और भैंस हो गई, ये कब आते हैं, ये आते हैं आपके, ये लॉन्ग डे ब्रीडर है, सॉरी शॉर्ट डे ब्रीडर है। आपकी मेयर तो थी आपकी, क्या मेयर तो हो गई लॉन्ग डे ब्रीडर, जब बड़े दिन होंगे तभी वो हीट में आएगी, है ना। लगभग फरवरी मार्च अप्रैल इस टाइम पे इसका क्या चलता है, ब्रीडिंग सीजन चलता है ना। ब्रीडिंग सीजन कब चलता है, जो घोड़ी है उसका लगभग फरवरी मार्च अप्रैल, है ना, इस टाइम पे इसका ब्रीडिंग सीजन चलेगा। इस टाइम पे दिन क्या हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम ये हीट पे आएगी, और उसी टाइम हीट पे आएगी, उसके बाद इसका ब्रीडिंग सीजन पूरा खत्म हो जाता है। मैं बात करूं भैंस का, भेड़ का, बकरी का, है ना, ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट डे ब्रीडर है। ये क्या होते हैं, शॉर्ट डे ब्रीडर होते हैं, मतलब ये हीट में तब आएंगे जब दिन छोटे होते हैं, दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है, मतलब इनको अंधेरा ज्यादा चाहिए, इनको अंधेरा ज्यादा चाहिए, किनको, शॉर्ट डे ब्रीडर को। तो ये कब आते हैं हीट में, कब आएंगे, सर्दियों के टाइम पे, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी भैंस जो होती है वो काफी ज्यादा हीट में आती है, इससे ज्यादा हीट में आती है। कब, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है। तो ये वाली बात है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब ज्यादा हीट पे आ रही है तो अपन कह सकते हैं कि ये शॉर्ट डे ब्रीडर है। भैंस वगैरह, भेड़ बकरी ये क्या है, शॉर्ट डे ब्रीडर है। इनका जो बोल सकते हैं, इनको दिन की लंबाई कम चाहिए हीट में आने के लिए, है ना। तो मैं सीजनली पॉलीस्ट्रस लिखूंगा। सीजनली पॉलीस्ट्रस में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा कि एक साल के एक विशेष समय पर, साल के एक विशेष समय पर, विशेष समय पर, समय पर कई बार, कई बार ताव में आना, ताव में आना है, हीट में आना, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम होगा, जैसे सर्दियां, मान लो कि सर्दियों वाला टाइम हो गया, तो सीजनली हो गया कि नहीं हो गया। पॉली मतलब बहुत, ईस्टस मतलब, ईस्टस मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में, एक पर्टिकुलर मौसम में बहुत बार किस में आ रहा है, जानवर हीट में आ रहा है। तो क्या बोलोगे, अरे क्या बोलेगा भैया, राधे श्याम बोर हो गया क्या, पकेगा नहीं, यहीं से फेंक के मारूंगा ये मारकर, समझ में आ गई। पकना नहीं है, और लेट के कोई नहीं देखेगा, जो भी लेटे हुए हैं बैठ जाएं, हाथ में पेन और कॉपी ले लें और लिखें, है ना। समझो समझो यार, मैं मतलब ऐसे चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और कैमरे को बच्चा समझ के पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं राधे श्याम, मेरे लिए कैमरा ही राधे श्याम है, और तुम सब राधे श्याम हो मेरे लिए। तो थोड़ा सीरियस होके पढ़ो यार ना, पेन कॉपी जरूर रखें अपने हाथ में, नोट्स प्रॉपर बनाएं आप, जो मैं आप सामने लिख रहा हूँ। और लिखने के अलावा एक आध चीज अगर मैं बोल रहा हूं तो वो भी आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें। यही पढ़ने का अच्छा तरीका है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो पढ़े होके, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आज हो सकता है आपको याद हो जाए, एग्जाम तक आपको याद नहीं रहेगा। और एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले आप सारी वीडियो नहीं दे सकते, नहीं देख सकते ना, आपको पता है ना। जेनेटिक्स की 24 हो गई, फिजियोलॉजी की 27 हो गई, न्यूट्रिशन की 21 वीडियो हो गई, है ना, आपकी मेडिसिन की 41 वीडियो हो गई। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके इसकी भी अपन लगभग 30 से ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। तो कुल मिला के इतनी ज्यादा वीडियो आप एग्जाम से एक रात पहले या 2 रात पहले, 3 रात पहले तो नहीं देख सकते। उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, और अभी से तैयारी करनी है तो भैया नोट्स तो आपको बनानी पड़ेगी, राजी नहीं तो गैर राजी ना। थोड़ा सीरियस हो जाओ, अरे पढ़ लो पढ़ लो, एग्जाम आ रहा है आपका, पढ़ लो भैया, सीरियस हो जाओ, है ना, पढ़ना पड़ेगा। चलो आ जाओ। कह रहे होंगे कुछ लोग तो सर कहाँ है एग्जाम, डेट तो आई नहीं। अरे आ जाएगी, धैर्य रख, आएगी तो सही, इतना तो पता है। पढ़ाई कर, मेहनत कर, लोगों से आगे निकलना है तो मेहनत तो तुझे करनी पड़ेगी भाई, है ना। चलो, तो साल में एक विशेष समय पर कई बार ताप में आना, है ना। विशेष समय मतलब अपन लिख सकते हैं एक तरह से ऋतु। समय का मतलब हो रहा है यहाँ पे विशेष ऋतु के अंदर, है ना, पर्टिकुलर सीजन होगा यहाँ पे। इसके अंदर भी मैं पहला लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, शॉर्ट डे ब्रीडर। क्या लिखूंगा, लघु दिवस वाले हैं ये, शॉर्ट डे ब्रीडर। ये तो आप समझते हो। शॉर्ट डे ब्रीडर का मतलब क्या हो गया, दिन जिनके छोटे हो तब वो ब्रीडिंग करें। तो इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है भेड़। ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसका, भेड़ या फिर सीप आप लिख सकते हो। एस से एस याद कर लेना, शॉर्ट डे में तो क्या है, भेड़ है, सीप है, एस से एस याद कर लेना। इसके अलावा भैंस, मैं तो ये बता रहा हूँ क्वेश्चन इस पे सबसे ज्यादा आता है, किस पे, भेड़ पे। अगर आपसे शॉर्ट डे ब्रीडर उसने पूछा कि निम्न में से कौन सा जानवर शॉर्ट डे ब्रीडर होता है, तो आपको पता होना चाहिए भेड़, पहला ऑप्शन आपको भेड़ ही मिलेगा।
समझ रहे हो ना, भेड़ ही मिलेगा उसमें, भैंस आने के चांस कम है, भेड़ आने के चांस ज्यादा है, ऐसे बोलना चाह रहा हूँ। भैंस भी होता है ऐसा तो शॉर्ट डे ब्रीडर। इसके अलावा बकरी, गोट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कौन सा है, भेड़ है। दूसरा मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, दूसरा आ जाएगा लॉन्ग डे ब्रीडर। क्या आ जाएगा, लॉन्ग डे ब्रीडर। और इसका जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है, इसका जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है जिस पे क्वेश्चन आता है, वो होती है घोड़ी। कौन होती है, घोड़ी, या फिर इसको मैं क्या बोलूंगा, मेयर। क्या बोल दिया इसको मैंने, मेयर बोल दिया या घोड़ी बोल दिया। ये हो गई लॉन्ग डे ब्रीडर और ये शॉर्ट डे ब्रीडर। क्वेश्चन इन दोनों में से आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह से ही क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट डे ब्रीडर, लॉन्ग डे ब्रीडर, एस से एस याद रखना, सीप है ना शॉर्ट डे ब्रीडर में, और लॉन्ग डे ब्रीडर में घोड़ी या मेयर आपको याद रखना है। रख लोगे क्या, अरे बोलो। तो ये क्या हो गई, सीजनली पॉलिस्ट्रस हो गई। और इसमें चौथा प्रकार क्या आ जाएगा, चौथा प्रकार मैं लिख सकता हूं डाईस्ट्रस। चौथा प्रकार क्या लिख सकता हूं मैं, डाईस्ट्रस एनिमल्स। क्या लिख सकता हूं, डाईस्ट्रस एनिमल्स। और इनमें क्या लिखूंगा कि ऐसे जंतु, ऐसे जंतु जो साल में केवल 2 बार ताव में आते हैं। ऐसे जंतु साल में कितनी बार ताव में आते हैं, 2 बार ताव में आते हैं, ठीक है ना। वो किस में आ जाएगा, डाईस्ट्रस में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि ऐसे जानवर कौन कौन से जो सिर्फ 2 ही बार साल में आते हैं। तो एक तो आपको पता है बिच, है ना, कुतिया। तो ये कितना, इसका क्या होता है देखो, 6 माह का, 6 माह की ईस्ट्रस साइकिल होती है। मध चक्र जो होता है वो कितने महीने का होता है, 6 महीने का होता है। जब मध चक्र इसका 6 महीने का हो गया तो साल में कितनी बार आएगा, सीधी सी बात है 2 बार। साल में कितनी बार ब्रीडिंग करेगा, 2 बार। आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि इसके ब्रीडिंग सीजन साल में 2 बार हैं, तो वो कौन कौन से। एक तो होता है जून जुलाई के अंदर। कब हीट में आता है, जून जुलाई। गर्मियों के अंदर आपको पता होगा, है ना, खूब कुत्ते चिल्लाते। आपको पता है कुत्ते क्यों चिल्लाते हैं, जोर जोर से हू करके चिल्लाते हैं ना, क्यों चिल्लाते हैं, भूत दिखते हैं उनको, अक्सर भूत दिखते हैं। नहीं, वो ब्रीडिंग सीजन में चिल्लाते हैं, है ना, अपने पार्टनर की खोज में कि आ जाओ भैया, हम चिल्ला रहे हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो तरीके होते हैं अलग अलग, एनिमल्स के अलग अलग तरीके हैं। तुम भी तो स्कूटी के पीछे भागते हो, अलग अलग तरीके हैं अपने अपने सब जंतुओं के। अपन भी जंतु ही है, एनिमल ही है, तो समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये है जून जुलाई। जून जुलाई की अपन बात करें तो क्या हो गया, जून जुलाई की बात करें, पहला ब्रीडिंग सीजन हो गया किसका, बिच का। दूसरा ब्रीडिंग सीजन कब आता है, दिसंबर जनवरी, है ना, दिसंबर जनवरी, ये क्या है, दूसरा ब्रीडिंग सीजन है। तो ये बिच के 2 ब्रीडिंग सीजन होते हैं, क्लियर है। दिसंबर जनवरी में दूसरा आ जाएगा। तो ये 2 ब्रीडिंग सीजन होते हैं, 2 बार ब्रीडिंग पे आती है एनिमल्स, और वही 62 दिन बाद तुरंत क्या है, पिल्ले पिल्ले पैदा करके छोड़ देती है। समझ में आई है बात। तो ये है आपके एनिमल्स के प्रकार, आपने देख लिए किसके आधार पर, ईस्ट्रस के बेस पे। अपन ने ये देखे, फिर ये देखे, है ना। सबसे पहले मोनोइस्ट्रस पॉलीस्ट्रस, फिर सीजनली पॉलीस्ट्रस, सीजनली पॉलीस्ट्रस के बाद में आपने देख लिया डाईस्ट्रस एनिमल्स के बारे में। अरे देख लिया क्या, आई बात समझ में, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप। अब अपन करेंगे ईस्ट्रस साइकिल की बात, डिटेल में किसकी बात करेंगे, अब ईस्ट्रस साइकिल की अपन बात करेंगे। चलिए आ जाइए। तो ये तो प्रकार हो गए जंतुओं के। अब ईस्ट्रस साइकिल क्या होती है, मध चक्र क्या होता है, उसका डिटेल में अपन एनालिसिस करने वाले हैं। मध चक्र को समझेंगे और बड़े गजब से समझेंगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा ऐसे समझ लेना। एक तो इसमें हार्मोन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस किसका, महत्व सबसे ज्यादा है हॉर्मोन्स का। और हार्मोन में आपको बता चुका हूं, हार्मोन में आपको समझा चुका हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना, मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे, क्या लिखने वाला हूं, मध चक्र क्या होता है। डेफिनेशन तो लिख चुका हूं, समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें लिख सकते हैं इसकी इसकी 4
प्रावस्थाएं होती हैं। इसकी कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? 4 प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली मैं लिखूंगा प्रोइस्ट्रस। सबसे पहली प्रावस्था कौन सी लिखूंगा? प्रोइस्ट्रस लिखूंगा। दूसरी प्रावस्था जो होती है इसकी वो होती है आपकी कौन सी? ईस्ट्रस। कौन सी प्रावस्था होती है दूसरी इसके अंदर? ईस्ट्रस होती है। तीसरी में बात करूंगा इसके अंदर होती है मैट ईस्ट्रस। तीसरी जो प्रावस्था है वो कौन सी है? मैट ईस्ट्रस। ये हो गई ईस्ट्रस और ये हो गई प्रो ईस्ट्रस। ठीक है ना। और लास्ट अपन बात करें तो लास्ट होती है डाई ईस्ट्रस। लास्ट प्रावस्था कौन सी होती है? डाई ईस्ट्रस। क्लियर है? तो ये अपनी क्या हो गई? 4 प्रावस्थाएं हो गई किसकी? मध्य चक्र की। अपने गाय के अंदर बात करें तो प्रोइस्ट्रस याद रखना 3 से 5 दिन की। अलग अलग डेटा मिलेंगे, कहीं पे आपको 2 से 3 दिन लिखा मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वेरी करता है थोड़ा सा, है ना। तो 3 से 5 दिन लिखूंगा मैं, ये मैं पर्टिकुलर फिक्स डाटा लिखा रहा हूँ, आपको यही याद रखना, दिक्कत नहीं आएगी। ईस्ट्रस जो है वो 1 से 2 दिन। कितना? 1 से 2 दिन मतलब 24 से 48 घंटे। ये गाय के डेटा लिखा रहा हूं मैं। ठीक है। जो मैट ईस्ट्रस है ये भी 3 से 5 दिन। ये भी कितने दिन चलता है? 3 से 5 दिन। और जो डाई ईस्ट्रस है ये लगभग मैं लिख सकता हूँ 10 से 15 दिन। ये सबसे बड़ी फेज होती है। ये क्या है? सबसे बड़ी फेज है। टोटल अपन लिख सकते हैं कि गाय के अंदर क्या लिख सकते हैं कि गाय में मध्य चक्र कुल 21 दिन का होता है। जो मध्य चक्र होगा वो गाय के अंदर कितने दिन का होगा? 21 दिन का होगा। अब ये 21 दिन में कैसे कैसे इनका काम चलता है वही अपने को यहाँ पे समझना है ना। यही अपने को देखना है कि भाई 21 दिन का हो गया, ठीक है, मध्य चक्र अपन ने मान लिया, कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया चलती है। तो इसके लिए मैं फ्रेश पेज लेना चाहूंगा, ठीक है ना, कि भाई कैसे कैसे रज चक्र चल रहा है, कैसे कैसे जीवन में इनकी समस्याएं आ रही है। समझ लें क्या? चलिए, तो मैं देखो अब यहाँ पे आपकी साइकिल को बनाने जा रहा हूँ, तो ढंग से समझ लेना। ये जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे बताऊं तो इसको अपन क्या करेंगे? 4 फेज में डिवाइड कर लेंगे। जो अपनी क्या किसको स्टडी करने जा रहे हैं अपन? अरे क्या पढ़ने जा रहे हो? मध्य चक्र को पढ़ रहे हो ना। तो मध्य चक्र के अंदर कितनी स्टेज बनाऊंगा मैं? आपकी 4 स्टेज बनाऊंगा। और 4 स्टेज को देखो मैंने ये डिवाइड कर दिया 4 भागों में। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये तीसरा पार्ट हो गया। तो थोड़ा छोटा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो खैर ये तीसरा हो गया, और ये हो गया चौथा पार्ट, ठीक है ना। चारों के नाम लिखना चाहूंगा मैं। चारों के नाम लिखना चाहेंगे तो सबसे पहली फेज जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा प्रोइस्ट्रस। सबसे पहली फेज मैं शुरुआत कहां से करूंगा? प्रोइस्ट्रस। कई लोग ईस्ट्रस से शुरुआत करते हैं, लेकिन नहीं, ढंग से समझनी है चीज तो आपको कहां से स्टार्ट करना है? प्रोइस्ट्रस से स्टार्ट करना है। पहले हो गया प्रोइस्ट्रस, फिर लिखूंगा मैं यहाँ पे ईस्ट्रस। कौन सी लिखूंगा फिर मैं? ईस्ट्रस लिखूंगा। ईस्ट्रस के बाद में मैं लिखूंगा मैट ईस्ट्रस। कौन सी लिखूंगा? मैट ईस्ट्रस। और लास्ट में लिखूंगा डाई ईस्ट्रस। कौन सी लिख दी मैंने? डाइस्टस लिख दी। ये मैंने लिख दी है। इसमें दिन लिख दो। प्रोइस्टस कितने दिन की होगी? 3 से 5 दिन की होगी। जो ईस्ट्रस है वो 1 से 2 दिन की होगी। और जो आपकी मैट ईस्ट्रस है ये भी 3 से 5 दिन की होगी। और जो आपकी डाई ईस्ट्रस है ये हो जाएगी 10 से 15 दिन, जो सबसे लंबी अवस्था है, ठीक है ना। ये कितनी हो गई? 10 से 15 दिन हो गई। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। चलिए, तो इसकी बात करते हैं। देखो प्रोइस्ट्रस में सबसे पहले क्या हुआ? ये दोनों जो फेज है, ये जो दोनों फेज है, कौन सी ये वाली,
ये जो दोनों फेज हैं इनको बोला जाता है कि ये फॉलिकुलर फेज है। कौन सी फेज है? पुटकीय प्रावस्था। इनको ना क्या नाम दिया जाता है? इस फेज को पुटकीय प्रावस्था नाम दिया जाता है। क्या नाम दे दिया? पुटकीय प्रावस्था या फिर फॉलिकुलर फेज, इसको मैंने नाम दे दिया। ये हो गई अपनी फॉलिकुलर फेज, ठीक है। और जो मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस वाली है, ये जो मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस वाली है, इसको मैं बोलूंगा ल्यूटियल फेज। क्या बोल दूंगा इसको मैं? ल्यूटियल फेज बोल दूंगा। ये क्या हो गई अपनी? ये हो गई ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो ये दो भागों में मैंने इसको क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। कौन कौन सी? फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज के अंदर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आपने कर दिया, हमने मान लिया। अब आगे क्या करना है ये बताओ। चलो आगे भी देख लेते हैं क्या करना है। देखो अब इसके अंदर देखो, इसको मैंने फॉलिकुलर फेज क्यों बोला है? क्योंकि इसमें फॉलिकल्स जो मैंने बताई थी, याद करो, वापस आ जाओ। मैंने आपको बोला था कि फॉलिकल्स का निर्माण होता है, फॉलिकल्स में ग्रोथ होती है, पुटिकाओं में वृद्धि होती है, और पुटिकाओं में वृद्धि करवाने के लिए जो हार्मोन आवश्यक होता है वो कौन सा होता है? FSH होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, पुटक उद्दीपक हार्मोन होता है। इसको पुटक प्रेरक हार्मोन भी अपन ने लिखा था, पुटक उद्दीपक हार्मोन भी इसको अपन कह सकते हैं। जो पुटक उद्दीपक हार्मोन है वो क्या करेगा? फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा, पुटिकाओं की वृद्धि करवाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको पुटकीय वृद्धि बोला है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। इसके अंदर क्या होती है? फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। देखो वैसे ये पर्टिकुलर जो ईस्ट्रस वाली फेज है, ये जो पर्टिकुलर ईस्ट्रस वाली फेज है, इसको अपन क्या बोल देते हैं कि इसमें ताव में आता है। हमें दिखाई देता है कि हाँ भाई, सामने वाला जो फीमेल एनिमल है, ये, इसको अपन क्या कह सकते हैं कि ये हीट में है। अब हमें इसको मेल से मैटिंग करानी पड़ेगी, नर से इसको मिलाना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके? कॉपुलेशन मैथुन की क्रिया के द्वारा फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो सके। वही तो भाई अपना आप कहें कि एनिमल्स के लिए यही तो टारगेट है। जब तक कॉपुलेशन नहीं होगा तब तक क्या नहीं बनेगा? भ्रूण नहीं बनेगा। भ्रूण नहीं बनेगा तो वो पैदा नहीं होगा, और वो पैदा नहीं होगा दूध नहीं देगा, और दूध नहीं देगा तो क्या अचार डालने के लिए गाय रखी है? बेवकूफ। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं ये बहुत जरूरी चीज है कि पुटिकाओं की वृद्धि करानी है। क्या करानी है? पुटिकाओं की वृद्धि करानी है। और पुटिकाओं की वृद्धि कहां होती है? प्रोईस्ट्रस में और ईस्ट्रस में होती है। पुटिकाओं की वृद्धि कहां पर होती है? प्रोईस्ट्रस में और ईस्ट्रस के अंदर पुटिकाओं के अंदर वृद्धि देखी जाएगी। तो देखो मैं ये यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं कि ये पहले पुटिका थी, इससे ये बड़ी पुटिका बन गई, इससे ये और बड़ी पुटिका बन गई, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो ईस्ट्रस के अंदर ये पुटिकाओं में क्या चल रही है? ये पूरी वृद्धि चलती जा रही है, ठीक है ना। ये क्या देख रहे हो आप? पुटकीय वृद्धि देख रहे हो। देख पा रहे हो इसको या नहीं देख पा रहे? ठीक है, ये आपकी पुटिकाओं के अंदर क्या देखने को मिल रही है? आपको वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर है? तो ये क्या चल रहा है? फॉलिकुलर ग्रोथ चल रही है। क्या है यहाँ पे? फॉलिकुलर ग्रोथ चल रही है, ठीक है ना। ईस्ट्रस के अंदर ये क्या बन गई? ग्राफियन फॉलिकल बन गई। ये क्या है? ये वाली जो चीज आपको दिख रही है, ये वाली चीज क्या है? ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये है ग्राफियन फॉलिकल, ये वाली। इसको मैं लिख दूं टर्सरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल हो जाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल हो गई। तो ऐसे करके क्या है? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे तुम यार समझते ही तो नहीं हो मेरी बात को। पुटिकीय वृद्धि होगी, पुटिकाओं की वृद्धि करवानी है। प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका, और ये क्या बन गई? अपनी ग्राफियन फॉलिकल बन गई। ये वाली चीज क्या बन गई? अपनी ग्राफियन फॉलिकल बन गई। और आप सबको पता है कि ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होती है, टूटती है, तो उसके अंदर से क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte निकलती है। द्वितीयक oocyte को अपन ने अंडा कहा था, पढ़ा था फिजियोलॉजी में, है ना। द्वितीयक oocyte निकलती है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं कि अंडा, अंडोत्सर्ग हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। क्लियर है मेरी बात? तो ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ तक आके निर्मित हो गई। अब एक चीज बताओ मुझे, सिंपल सी चीज पूछूंगा कि ये जो प्रोईस्ट्रस और ईस्ट्रस वाली फेज है, सिंपल सा लॉजिक लगाना, है ना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा आंसर देना कि जो प्रोईस्ट्रस और आपकी ईस्ट्रस है, दो फेज की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ FSH ज्यादा होगा या LH ज्यादा होगा? अभी ओव्यूलेशन नहीं हुआ, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं क्या, पुटिकाओं की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे FSH ज्यादा होगा या LH ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे सर LH ज्यादा होगा, और मैं यहीं से झापड़ फेंक के मारूंगा भाई साहब। अपन को सहन नहीं होती ऐसी बात है। देख, अपना माथा गर्म हो जाता है, और माथा गर्म होती है अपन लपड़ फेंक देते हैं यहीं से खींच के।
हाँ, अपने को कोई शर्म नहीं है, देख भाई, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, भाई बहन जो भी। अपन थप्पड़ में दे के मारते हैं, यहीं से मारते हैं, क्योंकि यार तुम फालतू की बात कर, एलएच ज्यादा थोड़ी होगा यहाँ पे। जब पुटिकाओं की वृद्धि मैंने बता दी कि पुटिकाओं की वृद्धि हो रही है, और पुटिकाओं की वृद्धि एफएसएच कराता है, पुटक उद्दीपक हार्मोन ही तो होता है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही तो होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कौन ज्यादा होगा? एफएसएच ज्यादा होगा। अरे कौन ज्यादा होगा? एफएसएच ज्यादा होगा मेरे वीरो, कौन ज्यादा होगा? एफएसएच। तो यहां पर, तो इस फॉलिकुलर फेज के अंदर, इस फॉलिकुलर फेज के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं कि यहां पर एफएसएच, एफएसएच और एलएच का अनुपात कोई आपसे पूछ ले, एफएसएच और एलएच का अनुपात आपसे कोई पूछ ले, तो ये कितना होगा? 3:1 होगा। एलएच भी होगा यहां पर, है ना, थोड़ी एलएच मर गया कतई, एलएच भी होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन एफएसएच भी होगा, एफएसएच होगा और वो ज्यादा होगा, एफएसएच होगा और वो ज्यादा होगा। तो एफएसएच और एलएच का अनुपात आपसे कोई पूछ ले इसमें कि बताओ भाई प्रोइस्ट्रस में एफएसएच और एलएच का अनुपात कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर 3:1। आपसे कोई पूछ ले कि बता ईस्ट्रस के अंदर एफएसएच और एलएच का अनुपात कितना होता है? 3:1। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए यहां पे बता दूंगा कितना होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। तो पुटकीय फॉलिकुलर फेज के अंदर पहले प्रोइस्ट्रस आई, प्रोइस्ट्रस के बाद यहाँ पे ईस्ट्रस आई। ईस्ट्रस के अंदर अपन पूरी, मैं गाय के अंदर पढ़ा रहा हूं, है ना, ये किसके अंदर चल रही है? पूरा ये गाय के अंदर चल रहा है, याद रखना, है ना। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है, मैं किसके अंदर पढ़ा रहा हूँ? देखो गाय के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ये है ना, गाय के अंदर ही आपसे पूछा जाता है। तो गाय की अपन बात कर रहे हैं, भैंस के अंदर भी सेम ही है, भैंस के अंदर कोई अंतर नहीं है, गाय या फिर भैंस लिख सकते हो आप, बुरा ना मानो, भैंस आई है, गाय भैंस की मैं बात कर रहा हूं। तो एक चीज बताओ यार मुझे कि प्रोइस्ट्रस क्या होती है? ईस्ट्रस से जस्ट पहली अवस्था। और ईस्ट्रस क्या है? जिसमें हमें दिखाई देता है कि जानवर ताव में आ चुका है, लक्षण दिखाई देते हैं हमें बहुत सारे, जैसे बलवा पे सूजन आ जाती है, वो भैंस चिल्लाता है, गाय भैंस तो नहीं चिल्लाती ज्यादा, गाय ज्यादा चिल्लाती है, रैंकना कहते हैं ना, भैंस गाय है, गैया रैंक रही है, तो गैया रैंक रही है को मतलब क्या है? गैया रैंक रही है उसका मतलब क्या है? वो बेलोइंग कर रही है। बेलोइंग का मतलब क्या है? वो जोर जोर से चिल्ला रही है, वो हीट में है, उसे मेल से मिलाना है। किससे मिलाना है? मेटिंग करानी है, मैथुन की क्रिया करानी है ना। तो समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो कुल मिला के मैं कहूं प्रोइस्ट्रस ईस्ट्रस से जस्ट पहले की अवस्था है, ठीक है ना। और ईस्ट्रस जो है इसमें किस में आती है? हीट में। और मैंने एक चीज बताई थी यार आपको पिछली क्लास में, मैं जोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी खोपड़ी घुमा दूंगा। मैंने एक चीज बताई थी कि जो ईस्ट्रस के ताव के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं, ईस्ट्रस के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो एक पर्टिकुलर हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं ना। कि जानवर हीट में आ रहा है आपको कैसे पता लगा? क्योंकि वो चिल्लाया। जानवर हीट में आ रहा है आपको कैसे पता लगा? क्योंकि वो चिल्लाया, उसकी बलवा पे सूजन आई, श्लेष्मा का स्राव हुआ। सारे लक्षण आपको दिखे कि नहीं दिखे? है ना। दूसरे जानवरों पे चढ़ रहा है या फिर खुद पर दूसरे जानवरों को चढ़ने को अलाउ कर रहा है ना, कि तो मैं चढ़ूंगा नहीं तो तू चढ़ ले। तो ये सारी चीजें देख के ही तो आपने पता लगाया कि जानवर हीट में है, उसे भैंसे से या सांड से जाके मिलाओ। सीधी सी बात है, अपन तो सीधी बात करते हैं, देखो, है ना। रिप्रोडक्शन जस्ट अ सिस्टम, पहले अपन बात कर चुके हैं, तो ऐसे कोई शर्माने वाली बात नहीं है, सीधी बात चलेंगे, खुले में बात चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये इट्स जस्ट अ सिस्टम, है ना। जब तक अपन रिप्रोडक्शन के बारे में खुल के बात नहीं करेंगे तब तक लोग ऐसे शर्माते रहेंगे, और शर्मा के शर्मा जी बन जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के समझ में आ रहा है, शर्माना नहीं है अपने को, बिल्कुल नहीं शर्माना। शर्मा जी भी हैं तो नहीं शर्माना, बिल्कुल नहीं शर्माना भाई साहब। तो क्योंकि भैया शर्म में क्या रखा है। तो प्रोइस्ट्रस से ईस्ट्रस में आया तो जानवर के सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं? एक हार्मोन था, बताया था मैंने, व्यावहारिक ताव के लक्षण, ईस्ट्रस के लक्षण एक हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं, और वो कौन सा है? ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है? ईस्ट्रोजन हार्मोन है। तो ताव के लक्षण जो दिखाई देते हैं किसकी वजह से दिखाई देते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं। कौन से हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं। अरे कर लोगे क्या याद? बोलो, आई बात समझ में? कौन से हार्मोन की वजह से? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं। एक चीज और बताओ मुझे कि एस्ट्रोजन हार्मोन इधर ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन इधर ज्यादा होगा तभी तो यहाँ पे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ईस्ट्रस के अंदर यहाँ पे मतलब मैं कहूँ कि इस पूरी ही फेज के अंदर कौन सा हार्मोन ज्यादा होना चाहिए? कौन सा हार्मोन ज्यादा होना चाहिए? एस्ट्रोजन अधिक होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो एस्ट्रोजन है, कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो किससे ज्यादा है?
प्रोजेस्टेरॉन से। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो किससे ज्यादा है? वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से ज्यादा है। ऐसा आप क्यों कह पा रहे हो? क्योंकि हीट के लक्षण तो किससे दिखाई देते हैं हमें? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं। देते कि नहीं देते? अब एक बात बताओ, मैं जोड़ दूंगा, तुम्हारी खोपड़ी घुमा दूंगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से निकलता है, एस्ट्रोजन यहाँ पे ज्यादा क्यों है प्रोजेस्टेरॉन से। आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन तो कब निकलेगा? अंडोत्सर्ग के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी। अभी अंडोत्सर्ग हुआ नहीं है, अभी अंडोत्सर्ग हुआ नहीं है, अभी ग्राफियन फॉलिकल बनी है। अंडोत्सर्ग हो जाएगा, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा और तब जाके प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ेगा। चलो मैं बता देता हूं। अरे घबराना नहीं है, अपने राज में भी तुम घबराए तो यार फिर क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया है भाई, कि मेरे होते हो तुम घबरा रहे हो। ये मेटिस्ट्रस में आई इस जगह पे, ये मेटिस्ट्रस में आई इस जगह पे, और यहां पर आकर इसने एक पीले रंग की संरचना बना दी और इसमें से अंडा बाहर आ गया। बधाई हो, अंडा हुआ है। मित्रों आपको लख लख बधाइयां, आपको हजारों लाखों, मतलब मैं बोलूं करोड़ों बधाइयां, क्योंकि क्या हुआ है? अंडा हुआ है। ये तो बना दी मैंने आपके सामने कॉर्पस ल्यूटियम। ये तो क्या है? ये तो बन गई Cl, छोटे लाल नहीं है, क्या है? क्या है ये? कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या है ये? कॉर्पस ल्यूटियम। और इसमें से कौन बाहर आ गया? इसमें से अंडा बाहर आ गया, इसमें से अंडा बाहर आ गया, आ गया भाई, आ गया, अंडा बाहर आ गया। ये कौन बाहर आ गया? अंडा बाहर आ गया। और इसको मैं क्या बोलूंगा? ये अंडाणु है। क्या है ये? अंडाणु है। और ये आप सबको विदित है, ऐसी आप सबको जानकारी है कि कॉर्पस ल्यूटियम से कौन निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। अरे कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है उसका? प्रोजेस्टेरॉन नाम है। तो कुल मिला के यहां पर अब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, मेटिस्टस में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगेगा और यहां पे बढ़ते बढ़ते वो प्रोजेस्टेरॉन यहां तक कुल मिला के बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं लिख दूं, अरे यहां पर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? कि प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा। देखो समझ लेना यार चीज को, थोड़ी सी समझने वाली कह सकते हैं, टफ तो नहीं बोल सकते यार इसको, देखो टफ तो नहीं है ये प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि मैं ऐसे एकदम सिंपल करके समझा रहा हूं चीज को कि आपको मजा आ जाना चाहिए। अब भी मजा नहीं आ रहा ना, तो एक काम करो, एक कुआं देखो जिसमें से कोई पानी नहीं भरता हो, वेस्ट हो कुआं, और उसमें कूद जाओ सारे मिलके, है ना। क्योंकि अब पता ही है यार, जब Cl यहां पर बनी है, मैं इस चीज को एक तरफ रख रहा हूं और इस वाली चीज को एक तरफ रख रहा हूं। मैं इन दोनों फेज को एक साथ लेके चल रहा हूं अभी, और इन दोनों फेज को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं। तो यहां पे मैंने बताया एस्ट्रोजन ज्यादा है प्रोजेस्टेरॉन से। बताऊंगा रीजन भी, एस्ट्रोजन क्यों ज्यादा है बता दूंगा। ये तो पता चल गया कि एस्ट्रोजन ज्यादा होगा क्योंकि हीट यहीं पे आनी है। जब हीट यहां पर आएगी, हीट के लक्षण, और हीट के लक्षण किसकी वजह से दिखाई देते हैं? एस्ट्रोजन। तो सीधी सी बात है, इस जगह पे एस्ट्रोजन तो ज्यादा होगा ही होगा। क्यों होगा अभी बता दूंगा, लेकिन यहां पे बोलोगे यहां प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा, तो इसका कारण आपको पता है कि यहां पर प्रोजेस्टेरॉन क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण यहीं पर हुआ है, और जहां कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी वहीं प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, और जहां पर प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा तो फिर कह सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन से यहां पर क्या है? ज्यादा है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? एक बात और बताओ मैं खोपड़ी घुमा दूंगा तुम्हारी एक बात और बताओ कि यहां से यहां तक की जो अवस्था है, ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी यूसाइट को निकाला है, ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी यूसाइट को निकाला है, उस निकालने के लिए एक हार्मोन का उच्च स्तर पर होना उपस्थित होना जरूरी है ना। इस ग्राफियन फॉलिकल से अंडे को बाहर निकालने के लिए एक हार्मोन का उच्च स्तर पर उपस्थित होना जरूरी है, और उस हार्मोन का नाम क्या है? सबको पता है, सबको पता है, LH। क्या नाम है उस हार्मोन का? LH। और LH का उच्च स्तर हो जाता है, इसको LH सर्ज कहते हैं, और LH सर्ज की वजह से क्या होता है? ये ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन किस जगह पे हो रहा है? इस जगह पे। मतलब इस जगह पे क्या आएगी? इस जगह पे क्या आएगी? मेरे वीरप्पन, मेरे वीर, मेरे अंगार धूर, क्या आएगी इस जगह पे? LH सर्ज आएगी। इस जगह पे क्या आएगी? LH सर्ज आएगी, क्योंकि LH सर्ज होगा तभी तो यहां से क्या आएगा? तभी तो इस जगह से क्या होगा?
इस जगह से अंडोत्सर्ग हो पाएगा। समझ तो रहे हो? क्या हो पाएगा? यहां से अंडोत्सर्ग हो पाएगा। ये अंडोत्सर्ग क्यों हो पा रहा है समझ में आ गया? क्योंकि इस जगह पे क्या बढ़ा दी आपने? इस जगह पे आपने एलएस सर्ज कर दी, है ना? क्या कर दिया आपने? एलएस सर्ज कर दिया यहाँ पे। ये यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, एलएस सर्ज है, ठीक है ना? एलएस सर्ज यहाँ पे हो गई, और एलएस सर्ज की वजह से क्या हो गया? अंडोत्सर्ग हो गया, अंडाणु बाहर आ गया। अब यहाँ सीएल बनी रहेगी, यहाँ पर सीएल आगे तक बनी रहेगी, है ना? अपन कह सकते हैं यहाँ पे भी सीएल बनी रहेगी, ये पीले रंग की जो सीएल है ये बनी रहेगी, ठीक है ना? आगे तक, यहाँ तक सीएल बनी हुई है। ये क्या है? सीएल। छोटे लाल नहीं है ये छोटे लाल नहीं है, ये क्या है फिर सर? छोटे लाल नहीं है तो क्या है ये कॉर्पस ल्यूटियम है। सीएल बनी हुई है, यहाँ तक सीएल बनी हुई है, यहाँ तक सीएल बनी हुई है, ठीक है ना? अब देखो, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे ज्यादा है, एस्ट्रोजन यहाँ पे ज्यादा है। समझना, एस्ट्रोजन यहाँ पे क्यों ज्यादा है? एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे एस्ट्रोजन क्यों ज्यादा है? एस्ट्रोजन क्यों ज्यादा है यहाँ पे? कहां से निकलता है एस्ट्रोजन? थीका इंटरना, है ना? एस्ट्रोजन कहां से निकलता है? थीका इंटरना। और थीका इंटरना जो आपकी होती है, थीका इंटरना जो आपकी होती है, वो कहाँ होती है? पुटिका के अंदर उपस्थित होती है। और पुटिकाएं कहाँ पर बनी हुई है? यहाँ पर। क्या बोल रहा हूं मैं? अरे मैं इतनी सी बात बोल रहा हूं कि एफएसएस निकलता कहां से? थीका इंटरना से। बताए थे, पहले लेक्चर अच्छे से देख लेना तभी समझ में आएगा। एफएसएच निकलता कहां से है? सॉरी, एस्ट्रोजन निकलता कहां से है? थीका इंटरना से। थीका इंटरना कहां उपस्थित होती है? पुटिका में। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पुटिका में उपस्थित होती है। और पुटिकाओं की वृद्धि कहां चल रही है? यहाँ पर। पुटिकाएं यहाँ पर वृद्धि चल रही है, पुटिकाएं यहाँ पर ज्यादा है, तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पुटिका जब यहाँ पर ज्यादा है, पुटिकाओं का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, तो सीधी सी बात है एस्ट्रोजन हार्मोन भी कहाँ ज्यादा होगा? फॉलिकुलर या फिर पुटिके प्रावस्था में ज्यादा होगा। प्रोजेस्टेरोन कहाँ ज्यादा होगा? ल्यूटियल फेज में ज्यादा होगा। अब एक बात बताओ मुझे, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पर बनी है? ल्यूटियल फेज में। इसको ल्यूटियल फेज क्यों बोला है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम उपस्थित होती है यहाँ पर। इसको ल्यूटियल फेज क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर क्या उपस्थित होती है? अरे इसको कॉर्पस ल्यूटियम क्यों बोला है? सॉरी, इसको ल्यूटियल फेज क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर क्या उपस्थित होती है? कॉर्पस ल्यूटियम उपस्थित होती है, ठीक है ना? और जब यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम उपस्थित होगी तो इसको ल्यूटियल फेज बोल दिया अपन ने। और एक बात बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन ज्यादा चाहिए अपने को? एफएसएच या एलएच? एलएच। कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए हमें? एलएच ज्यादा चाहिए। तो इस जगह पे मैं बोल सकता हूं, इस जगह पे मैं बोल सकता हूं क्या? इस जगह पे मैं बोल सकता हूं कि एफएसएच और एलएच का जो अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा, 1:3। एफएसएच का और एलएच का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जो कितना है? 1:3। समझ में आई मेरी बात? क्या हो गया? ये अनुपात उल्टा हो गया। कितना हो गया? 1:3 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एलएच ज्यादा हो गया। एलएच ज्यादा क्यों है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है कि नहीं होता? एलएच। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाया, और कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए एलएच क्या होगा यहाँ पे? ज्यादा। तो एफएसएच और एलएच का अनुपात पूछे कोई आपसे 1:3। कोई आपसे पूछे कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, तो इस वाली फेज में तो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा और इस वाली फेज में एस्ट्रोजन ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर है। अब एक चीज बताओ, ये सारा मामला क्यों चल रहा है? सारा मामला क्यों चल रहा है? आपने लगभग इस जगह पे हीट कहाँ आई? भाई कॉन्सेप्ट समझ लेना। देखो यार, कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बिठाना पड़ेगा। मैं लिख दूंगा सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, सब लिख दूंगा तुम्हारे सामने, लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ बिठाना पड़ेगा आपको? खोपड़ी में बिठाना पड़ेगा। लिखा हुआ 100 जगह मिल जाएगा आपको यार, मैं भी लिखा दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कहाँ बिठाना पड़ेगा? खोपड़ी में बिठाना पड़ेगा। समझ रहा मेरी बात को? कैसे समझोगे? कि हीट में कहाँ है जानवर? हीट में यहाँ है। और ऐसे कहते हैं कि भैंस और गाय के अंदर, कहते क्या है, ऐसा होता है कि आपसे कोई पूछे कि साहब हीट में आई है हमारी गाय, इसको कब सांड से कब मिलाएं, मीटिंग कब कराएं इसकी, तो क्या सलाह दोगे आप उसको? कब मिलानी चाहिए? मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि मान लो कि आज आपकी भैंस है, वो हीट में आई, आपसे पूछा किसान ने कि डॉक्टर साहब बताओ कि यार कैसे, कब इसकी मीटिंग कब कराएं, सांड से कब मिलाएं, या एआई कब कराएं? एआई भी तो करवाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन, आगे पढ़ेंगे अपन, कब करवाएं? तो आप उसको एक ही सलाह देना कि भाई उतरती हीट पे करा। कब करा? उतरती हीट पे, मतलब जाती हुई हीट पे मीटिंग करानी चाहिए, मतलब लगभग इस जगह पे मीटिंग कराएंगे। उसका रीजन भी समझ में आ जाएगा उतरती हीट पे क्यों कराते हैं, क्योंकि उतरती हीट पे अपन कह सकते हैं मेटिस्ट्रस में ओव्यूलेशन होता है।
क्वेश्चन ये भी है कि गाय और भैंस में ओव्यूलेशन जो अंडोत्सर्ग है वो यहां नहीं होता, अंडोत्सर्ग ईस्ट्रस में नहीं होगा, कहां पर होगा, मेटिस्ट्रस के अंदर होगा। जब ओव्यूलेशन मेटिस्ट्रस के अंदर हो रहा है तो अपन कह सकते हैं कि उतरती हुई हीट पे क्या कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए, उसकी मेटिंग करानी चाहिए, जिससे फर्टिलाइजेशन निषेचन आसानी से हो सके। तो कुल मिला के अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि उतरती हीट पे यहाँ पे मेटिंग करानी चाहिए, किसके अंदर, गाय और भैंस दोनों के अंदर। क्लियर है मेरी बात। तो ये अंडोत्सर्ग हो गया। अब आपने यहां पे मीटिंग कराई, आपने यहां पे मीटिंग कराई और गाय हो गई प्रेग्नेंट, मीटिंग करा दी आपने, गाय प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है आपके सामने। डाई स्ट्रस के बाद क्या होगा अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो, और प्रेग्नेंट नहीं हुई तो। बहुत अच्छी बात पूछ ली है मैंने आपसे कि अगर वो गाय प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर वो गाय प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसके बाद क्या होगा, और वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो इसके बाद क्या होगा, बताओ, बताइए जरा, ध्यान देना मेरी बात पे। अगर एक बार के लिए मान लो वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, गाय प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो यहां तक कुछ नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होगी, इस जगह तक कॉर्पस ल्यूटियम उपस्थित होगी कि नहीं होगी, बोलो, इस जगह तक कॉर्पस ल्यूटियम उपस्थित होगी कि नहीं होगी, सर बिल्कुल होगी। अब क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है तो प्रोजेस्टेरोन भी ज्यादा होगा, यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम उपस्थित है तो इस जगह पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ज्यादा होगा, और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, देखो समझना पड़ेगा। अगर आज आपने मेरा लेक्चर, आज वाला लेक्चर अगर आपने ध्यान से देख लिया ना और पढ़ लिया, इसकी नोट्स बना ली, भगवान कसम खा रहा हूं स्ट्रेस साइकिल में आपको रिप्रोडक्शन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्ट्रेस को तो समझना पड़ेगा अगर आपको गाय नहीं समझनी है तो। यही तो है, स्ट्रेस ही तो बीच में है, सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेस साइकिल है, इसको समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, चक्कर क्या है, दया है ना, इसको ढंग से समझ लो। तो मैं बोल रहा हूं कि एक बार के लिए मान लो कि जो आपकी गाय है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, प्रेग्नेंट नहीं हुई तो सीएल यहां तक है, इस जगह तक सीएल है, प्रेग्नेंट उसको इस जगह पे हो जाना था क्योंकि अंडोत्सर्ग कहां पर हुआ है, मेटिस्टस के अंदर हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात, उसको प्रेग्नेंट तो इस जगह पे हो जाना था, क्यों, क्योंकि यहीं पर अंडोत्सर्ग हुआ है, लेकिन मान लो वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो प्रेग्नेंट नहीं हुई और अभी तक प्रोजेस्टेरोन ऐसे मान के चल रहा है कि प्रेगनेंसी क्या पता हो जाए, तो यहां पे प्रोजेस्टेरोन तो क्या करता है, गर्भाशय को तैयार कर देता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, कॉर्पस ल्यूटियम उपस्थित है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, प्रोजेस्टेरोन क्या कर देगा आपके, अरे आपके क्या जानवर के है ना, क्या कर देगा प्रोजेस्टेरोन, क्या कर देगा, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, अंतःभित्तीय, उसको तैयार कर देगा, उसको मोटा कर देगा कि बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांट होगा, निरूपित होगा, गर्भाशय तैयार है, गर्भाशय इस जगह पे तैयार है कि भैया बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, तैयारी कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, मोटा कर दिया, मोटा कर दिया, मोटा कर दिया, भित्ति को मोटा कर दिया, बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, लेकिन बच्चा नहीं आया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। जब तक स्पर्म नहीं आएगा, यहाँ पे शुक्राणु नहीं आएगा, तब तक निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो ऐसे सोचता है, बड़ा पॉजिटिव आदमी है, गर्भाशय बड़ा पॉजिटिव आदमी है, प्रोजेस्टेरोन भी पॉजिटिव है कि हमें क्या पता आ जाए, तो ये तो अपनी तैयारी में लगा हुआ, बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, लेकिन यहां तक बच्चा नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, निरूपण नहीं हुआ। जब ये चीजें नहीं हुई तो फिर क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम निराश हो जाएगी, ये निराशा से बढ़ जाएगी, इसने सोचा था बच्चा आएगा और मैं 9 महीने तक खींचूंगी, है ना, मेरी जिंदगी 9 महीने की होगी। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सोच के बैठी है कि भैया यहाँ पे स्पर्म आ गया, निषेचन हो गया, चलो देखो यूटेरस के अंदर युग्मनज चला गया, और भैया अब मेरी जिंदगी 9 महीने की हो गई, कितने महीने की, अब मैं 9 महीने तक मुझे कोई नहीं मारेगा, ऐसे खुश होकर बैठी है कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन उसके जीवन में तबाही आने वाली है, क्योंकि बच्चा तो आया ही नहीं, स्पर्म तो मिला ही नहीं, और जब तक स्पर्म नहीं मिलेगा तो क्या होगा, स्पर्म नहीं मिला, बच्चा नहीं आया, निरूपण नहीं हुआ, निरूपण नहीं हुआ तो क्या होगा, निरूपण जब गर्भाशय के अंतः स्तर पर नहीं होगा तो गर्भाशय के अंतः स्तर से एक लोकल हार्मोन निकलेगा, कहानी की तरह समझो। गर्भाशय में क्या नहीं हुआ, निरूपण नहीं हुआ, जब गर्भाशय में निरूपण नहीं होगा
तो उस गर्भाशय की अंतःभित्ति से एक लोकल हार्मोन निकलेगा, और उस लोकल हार्मोन का नाम मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया है, जिसका नाम होता है पीजी। उसे प्यार से पीजी बुलाते हैं, उसका पूरा नाम प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। उसे प्यार से पीजी बुलाते हैं और उसका पूरा नाम प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। गर्भाशय की अंतःभित्ति से कहां से निकल के आएगा? गर्भाशय, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं पहली स्थिति लिख रहा हूं मैं, स्थिति प्रथम लिख रहा हूं मैं यहां पे, कि क्या लिख रहा हूं? नो प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी नहीं हुई। और जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो गर्भाशय के अंतः स्तर से गर्भाशय के अंतः स्तर से क्या निकलता है? PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा क्या है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या निकलता है? प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर PGF2 अल्फा निकलता है। और ये PGF2 अल्फा गर्भाशय की अंतःभित्ति से आगे कहां आके किस पे काम करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम पे काम करेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम को नष्ट कर देगा, है ना? क्या कर देगा? कॉर्पस ल्यूटियम को ये नष्ट कर देगा। कर दी नष्ट। कॉर्पस ल्यूटियम को नष्ट कर दिया तो मैं इसको बोल दूंगा ल्यूटियोलाइसिस कर दिया। क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया? ल्यूटियोलाइसिस कर दिया। बताया था ल्यूटियोलाइसिस क्या होता है। ल्यूटियोलाइसिस कुछ नहीं है, वो प्रक्रिया है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म कर दिया जाता है। किसको खत्म कर दिया जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? इसमें ल्यूटियोलाइसिस हो जाएगा, और ल्यूटियोलाइसिस के बाद कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर दी जाएगी? खत्म कर दी जाएगी। ठीक है ना? कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हुई, स्क्वायर क्लियरली लिख देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे इसको हिंदी में लिख दो, तुम कहो तो। क्या लिखूंगा मैं इसको? ल्यूटियोलाइसिस। क्या लिख दिया मैंने इसको? ल्यूटियोलाइसिस लिख दिया। समझ में आई मेरी बात? तो ल्यूटियोलाइसिस यहाँ पे हो जाएगा। और ल्यूटियोलाइसिस जैसे ही ल्यूटियोलाइसिस हुआ, वैसे ही क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरेगा। जैसे ल्यूटियोलाइसिस होगा वैसे ही क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरेगा। और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरते ही गर्भाशय की भित्ति अब मोटी नहीं रह पाएगी, ठीक है ना? उसकी थिकनिंग उतनी नहीं रह पाएगी, और फिर क्या होगा? वो रप्चर हो जाएगी, या फिर वहीं पे नष्ट हो जाएगी वो वाली भित्ति, है ना? रप्चर होके मनुष्य में तो क्या होता है? वो ब्लड के रूप में बाहर निकल के आती है। ईस्ट्रस जो अपने जो एनिमल्स हैं, ईस्ट्रस साइकिल में ऐसा नहीं होता कि वो ब्लड के रूप में आए, वो वहीं रप्चर होके खत्म हो जाती है अंदर ही अंदर। फेगोसाइटोसिस हो जाता है उसका। वो सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना याद रख लो कि इसका ल्यूटियोलाइसिस हो जाएगा, और ल्यूटियोलाइसिस होने के बाद अपन क्या लिख सकते हैं? जो अगले पेज पे मैं लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा मैं? नोट डाल के लिखूंगा कि नो प्रेगनेंसी, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। नो प्रेगनेंसी की वजह से क्या होगा? गर्भाशय अंतः स्तर से क्या निकल के आता है? गर्भाशय अंतः स्तर से अपन कह सकते हैं PGF2 अल्फा, ये क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन है, निकलता है, जो क्या कर देता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम को नष्ट कर देता है। कॉर्पस ल्यूटियम को नष्ट कर देता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ल्यूटियोलाइसिस। इसको अपन क्या बोलते हैं? ल्यूटियोलाइसिस बोल देते हैं ना। जैसे ही Cl नष्ट हुई, Cl नष्ट होते ही क्या बोलेंगे अपन? P4 मतलब प्रोजेस्टेरॉन की बात हो रही है ना?
P4 मतलब किसकी बात हो रही है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होगा वैसे ही अपन कह सकते हैं कि तथा तथा ईस्ट्रस साइकिल या ऐसे लिख लो तथा मध चक्र पुनः प्रारंभ होता है। रज चक्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी मध चक्र क्या होगा, दोबारा से स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उस स्थिति के अंदर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, इफ प्रेगनेंसी हो गई भैया। अगर यहाँ पे दूसरा, ये तो फर्स्ट केस लिख देते हैं, दूसरा केस में लिख देता हूँ यहाँ पे, यदि गर्भधारण हो जाता है, यदि गर्भधारण हो जाता है तो Cl पूरी गर्भावस्था तक बनी रहती है, गर्भावस्था तक बनी रहती है तथा क्या करेगी, पूरी गर्भावस्था तक ये बनी रहेगी तथा किसका, P4 मतलब प्रोजेस्टेरॉन का क्या करती है, श्रवण करती है। इसका श्रवण किया जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का श्रवण कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आई, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये मैंने किसकी बात कर दी, स्थिति फर्स्ट थी जिसमें क्या हो गया, जिसमें अपन कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, है ना। स्थिति सेकंड भी लिख सकते हो, वैसे मैंने लिख दिया उस साइड में। स्थिति द्वितीय यहाँ पे मैं लिखूं, स्थिति द्वितीय में लिखूंगा क्या, प्रेगनेंसी उपस्थित, तो इसमें क्या लिख देंगे अपन, Cl पूरी गर्भावस्था के दौरान बनी रहती है, पूरी गर्भावस्था के दौरान क्या बनी रहेगी, Cl बनी रहेगी। ये चीज समझ में आई, ठीक है ना। तो ये समझ लेना, बाकी ये चीज भी मैं आपको थ्योरी में लिख देता हूं आगे पेज पे। क्या लिख सकते हैं अपन, और नोट डालें तो ईस्टर साइकिल के बारे में, या और पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पुटकीय प्रावस्था में, पुटकीय प्रावस्था कौन कौन सी होती है, प्रोइस्ट्रस, प्लस ईस्ट्रस। पुटकीय क्या लिख रहे हैं, पुटकीय प्रावस्था, या फिर अपन कह सकते हैं प्रोइस्ट्रस और जो ईस्ट्रस है ना, इसमें मैं एस्ट्रोजन का स्तर प्रोजेस्टेरॉन से अधिक होता है, ठीक है ना, क्लियर है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ताव या हीट
के लक्षण, जिसके कारण ताव या फिर हीट के लक्षण कब दिखाई देते हैं? ताव तथा हीट के लक्षण कब दिखाई देंगे? ईस्ट्रस मद में दिखाई देते हैं। ठीक है ना। और ल्यूटियल फेज में लिख सकते हैं, कौन सी? पुटकीय प्रावस्था की बात होगी ल्यूटियल फेज में। ल्यूटियल प्रावस्था में क्या होता है? ल्यूटियल प्रावस्था में बोल सकते हैं कि Cl की उपस्थिति के कारण, किसकी? Cl की उपस्थिति के कारण प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अधिक होता है, जो गर्भावस्था के लिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है भाई? फर्टिलाइजेशन तो इस जगह पे हो जाएगा, निषेचन तो इस जगह पे हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो यहाँ तक तो प्रोजेस्टेरोन हाई रहेगा कि वेट कर रहा है कि प्रेगनेंसी हो जाए, नहीं हुई तो फिर डाउन हो जाएगा बेचारा, क्योंकि Cl क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बोले कि प्रेगनेंसी हो गई तो फिर यहाँ से तो हाई है ही और ऊपर ही चलता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन की कमी फिर बॉडी में पड़ेगी नहीं अगर प्रेगनेंसी हो गई तो। ठीक है ना। तो Cl की उपस्थिति के कारण प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक होता है, जिससे जो गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करता है, किसको रेडी करेगा? गर्भाशय को, यूटेरस को रेडी करेगा, किसमें? ल्यूटियल प्रावस्था में। समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना, क्लियर है? तो ये बात अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको जनरल साइकिल समझाई है, देखो ये मैंने ईस्ट्रस साइकिल जनरल आपको समझाई है। अब अपना पढ़ना है एक एक स्टेप को कि प्रोईस्ट्रस में क्या होता है, ईस्ट्रस में क्या होता है ना, मेटईस्ट्रस में क्या होता है और डाईस्ट्रस में क्या होता है। तो इन 4 फेजों को मैं 4 हेडिंग डाल के अब आपकी ईस्ट्रस साइकिल कंप्लीट कराऊंगा। टेंशन मत लो, आज के लेक्चर में नहीं कराऊंगा क्योंकि आज ज्यादा लंबा हो जाएगा, तुम घूम जाओगे। अब मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा इसी को, है ना। ऐसे मान लो कि ये वाला लेक्चर और अगला वाला लेक्चर क्या है, अगला वाला लेक्चर इसी से जुड़ा हुआ है, तो आप इन दोनों को साथ में देखें। ऐसा नहीं कि ये वाला लेक्चर खत्म करके फिर सो गए आराम से, उसको फिर 2 दिन बाद देख रहे हैं। ये वाला लेक्चर देखने के बाद फिर उसी दिन, भले गैप ले लेना, उसी दिन फिर अगले वाले लेक्चर को देखें, है ना। क्योंकि मैं उसमें रिवाइज भी करा दूंगा आपको इस वाली चीज को जो मैंने अभी पढ़ाई है, और मैं आपको आगे भी क्या बता दूंगा, आगे एक एक स्टेप की अपन डिटेल में बात कर लेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में तो अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।